पर नमस्कार नमस्कार सभी को, राज सुबोध। नमस्कार भी सभी को। तो हमारी बात गुरुत्वाकर्षण पर चल रही थी और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने कल जो पढ़ा, थोड़ा रिपीट करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने बातें की जी और जी में संबंध की बातें हमने की थी। एक स्मॉल जी हमने पढ़ा, एक हमने कैपिटल जी पढ़ा था। इस दोनों में संबंध पढ़ा था हमने, और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर। ये संबंध है, याद रखिएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल जी होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, वो कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और जब समान ऊंचाई से निर्वात में दो वस्तुओं को साथ में गिराया जाएगा, जिसमें एक भारी होगी, एक हल्की होगी, मान लेते पत्थर है, एक तुम्हारा पंख है, तो दोनों बराबर समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगे, सतह पर पहुंचेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर वायु में गिराया जाएगा तो वायु का घर्षण बल ज्यादा लगेगा, भारी वस्तु पर कम लगेगा, हल्की वस्तु पर ज्यादा लगने से भारी वस्तु जल्दी पृथ्वी पर आ जाएगी और हल्की वस्तु बाद में आएगी। लेकिन कब? जब वायु प्रेजेंट हो और जब वायु ना हो, निर्वात वैक्यूम हो, तो दोनों बराबर पहुंचते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जी के मान में भिन्नता क्या होती है, का मान बदल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताया कि सतह पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा, ये सतह पर होता है। तो अगर आप सतह के ऊपर जाते हैं या सतह के नीचे जाते हैं तो जी का मान कम हो जाता है, जी का मान कम हो जाएगा, याद रखना। सतह के ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा और सतह के नीचे आएंगे तो भी जी का मान कम होगा। और यहां से दो टर्मिनोलॉजी चलना है, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, कहीं पर भी नहीं बदलेगा, चाहे ऊपर चलो बदलेगा नहीं, याद रखना। चाहे ऊपर जाओ सतह के, चाहे सतह के नीचे आओ, कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान जितना वस्तु का उतना ही रहेगा। सतह पर 30 किलोग्राम है तो पहाड़ पर 30 किलोग्राम होगा, ध्रुव पर 30 किलोग्राम और भूमध्य रेखा पर 30 होगा, पृथ्वी के नीचे भी 30 होगा, चंद्रमा पर 30 होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। तो बदलेगा कौन? भार बदल जाएगा, क्योंकि भार होता है m इंटू जी। ये m तो नहीं बदलता, लेकिन वास्तविकता में कौन बदल जाता है? जी। और जी के बदलने से तुम्हारा w भी बदल जाता है। अगर जी ज्यादा होगा तो भार भी बढ़ेगा, और अगर जी कम होगा, यानी स्मॉल जी ये कम होगा, तो भार भी कम हो जाएगा। अब सुनना, अगर तुम पृथ्वी की सतह पर पहाड़ों पर जाओगे तो तुम्हारा भार कम हो जाएगा, क्योंकि जी का मान कम होगा, भार कम महसूस होगा। सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर भार कम लगेगा, पहाड़ों की अपेक्षा सतह पर भार बढ़ेगा, क्योंकि वहां से जब आओगे तो जी का मान बढ़ जाएगा और भार भी बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर जी का मान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर भी भार कम महसूस होगा, याद रखिएगा। भार जो है वो कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा, भार कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक पतंग जो है वो सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर ज्यादा उड़ती है या उछलती है। मैंने कहा था पतंग वाली बात नहीं की थी, मैंने कोसों की बात की थी। कोसों की बॉल जो है वो पहाड़ों पर ज्यादा उछलती है, उसका कारण है कि वहां पर उसका भार कम होगा, भार कम होगा तो वो ज्यादा उछलेगी सतह की अपेक्षा, क्योंकि सतह पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से भार ज्यादा महसूस होने की वजह से वो कम उछलेगी। ये बात हमारी हो गई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। और जब भी जी का मान 0 हो जाएगा, भाई ये मान 0 हो जाएगा, ये वाला मान 0 हो जाएगा, तो ये वाला मान 0 से 0 0 तो भी 0 हो जाएगा। और जब भार 0 हो जाता है तो इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता। इसी स्थिति को कहते हैं भारहीनता। तो पृथ्वी के केंद्र पर भारहीनता की स्थिति पाई जाती है, पृथ्वी के केंद्र पर भारहीनता की स्थिति पाई जाती है, याद रखना। तो जब झूला झूलते हो भारहीनता का तुमने महसूस किया, वो झूला झूलते हो यहां पहुंचते हो तो यहां पर तुम्हें कुछ कुछ होता है, वो भारहीनता है। जब तुम लोग तेज गाड़ी चला रहे हो, पुलिया के ऊपर से निकलोगे तो पुलिया के ऊपर से गाड़ी निकलेगी तो तुम्हारा समझ में जी का मान 0 हो जाता है, उस वजह से कुछ कुछ यहां पर होता है, हल्का सा महसूस होता है तुम्हें, तो वही भारहीनता की स्थिति है। कृत्रिम उपग्रह में जी का मान 0 होता है, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह होते हैं तो पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। और कृत्रिम उपग्रह वे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो उनका आकार छोटा होने के कारण जी का मान 0 हो जाता है। जब जी का मान 0 होता है तो वहां भार भी 0 हो जाएगा। तो कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता पाए जाने का कारण है कि कृत्रिम उपग्रह में जी का मान 0 होता है। अब भारहीनता हो गई भैया, 0 हो गया, भार नहीं होने से। अब तुम पृथ्वी की सतह पर क्यों बने हुए हो? क्योंकि पृथ्वी तुम पर एक बल लगा रही है, जिस वजह से तुम पृथ्वी की सतह पर बने हुए हो। जब मैं पानी पीता हूं तो पानी बल के कारण नीचे आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज वहां पर बल लगाने वाला नहीं होगा तो चीज हवा में उड़ने लग जाएंगी, उड़ने लग जाएंगी। इस वजह से जो कृत्रिम उपग्रह में जो यात्री जाते हैं वो वहां पर ना तो पानी पी सकते सही तरीके से, ना वो भोजन कर सकते, इसलिए वो पानी और भोजन विशेष पेस्ट के रूप में बना कर लेके जाते हैं और अपनी पूर्ति करते पानी को भोजन की पेस्ट में ले जाया जाता है, क्योंकि वहां पर भारहीनता की स्थिति पाई जाती है। और अगर वो पानी को बोतल से गिलास में डाला जाएगा तो नीचे खींचने वाला कोई है ही नहीं कृत्रिम उपग्रह में, क्योंकि उनका इतना भार होता नहीं, बल होता नहीं, जी का मान 0 होने की वजह से तो पानी बूंदों के रूप में उड़ने लग जाएगा, याद रखिएगा तुम लोग। तो ये होता है तुम्हारा पृथ्वी के केंद्र और कृत्रिम उपग्रहों के अंदर भारहीनता की स्थिति। अब मैंने कहा था कि चंद्रमा पर भारहीनता है क्या? तो चंद्रमा पर कभी भी भारहीनता नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा का आकार बड़ा होने के कारण उसका स्वयं का गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका स्वयं का बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, याद रखना, चंद्रमा का भी स्वयं का होता है। इसलिए चंद्रमा पर तुम्हें भार महसूस होगा, लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है और चंद्रमा पर जी का मान कम होने से भार भी कम होगा। तो याद रखना, अगर तुम चंद्रमा पर जाओगे तो वहां तुम्हें भार तुम्हारा कम महसूस होगा, पृथ्वी पर भार ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी पर ज्यादा है, 9.8 मीटर है, और चंद्रमा पर ये जो मान था वो 1.63 ही होता है भाई। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, केवल केवल भार ही बदलता है। भार इसलिए बदलता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है। तो ये कहानियां यहां तक हमारी कल बातें हो गई थी, सतह के ऊपर, सतह के नीचे और केंद्र पर हमारी बातें हो गई थी। एक सवाल के रूप में मैं तुम्हें और बात बता देना चाह रहा हूं। यहां पर एक वस्तु है, एक वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा 50 ही होगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो भार जब भी तुमसे पूछे तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना W बराबर mg, बस ये तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, m का मान 50 किलोग्राम दे रखा है और g का मान चंद्रमा पर 1.63 होता है, याद रखना। पृथ्वी पर 9.8 होता है, चंद्रमा पर 1.63 होता है, उससे उसका गुणा कर दो, उसका भार आ जाएगा। पृथ्वी पर इतना, अगर पृथ्वी भार पूछे तो ये पृथ्वी पर भार 9.8 से 10 से गुणा कर देगा तो भार आ जाएगा। चंद्रमा पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। अगर पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर भी द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही होगा, केवल भार इसलिए बदलेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। बस इतनी सी बात तुम लोगों को याद रखनी है। तो ये हो गया तुम्हारा पृथ्वी के केंद्र पर और चंद्रमा की कुछ बातें हमने कर ली, कहां द्रव्यमान बदलता है, कहां भार बदलता है, इस पर भी हमारी बातें हो गई है। अब अगली बात, चौथी बात मैं यहां लेकर आ रहा हूं। पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के, अगर मैं बात करूं यहां पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति के कारण, तो तीन बातें मैंने पढ़ ली थी, सतह के ऊपर जाने पर, सतह के नीचे आने पर और पृथ्वी के केंद्र पर। ये तीन बातें हमारी हो गई हैं। पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में भिन्नता, मान में भिन्नता, याद रख, पृथ्वी की आकृति के कारण हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती है। पृथ्वी गोल ना हो, हमें पता है, हमें पता है कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती है। ये हमें पता है, हमें पता है कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है, गोल ना होकर चपटी है। और जब चपटी है, पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है। अब सुनना, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती है, ये भूमध्य रेखा होती है और ये वाली भाग तुम्हारा ध्रुव होते हैं। भाई ये वाली भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर होता है आपका,
और ये वाला भाग यहाँ पर तुम्हारा ये ध्रुव होते हैं, इधर वाला। तो ये भूमध्य रेखा है, ये तुम्हारे ध्रुव होते हैं। और ध्रुवीय जो त्रिज्या होती है, ये वाली त्रिज्या जो है वो ध्रुव की त्रिज्या से बड़ी होती है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, ये त्रिज्या ज्यादा होती है, ये त्रिज्या कम होती है। ध्रुव से जो ये त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस होती है लगभग 6357 किलोमीटर होती है। और ये वाली जो रेडियस होती है, ये वाली भूमध्य रेखा वाली रेडियस, ये 6378 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की याद रखना, 6378 किलोमीटर रेडियस है। तो अगर मैं भूमध्य रेखा की तुलना में, भूमध्य रेखा की बात करूं ध्रुव की त्रिज्या की तुलना में, तो वहां पर 21 किलोमीटर ज्यादा बड़ी होती है तुम्हारी त्रिज्या। आर का मान त्रिज्या जो है भूमध्य रेखा की तुलना में, सॉरी ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो ज्यादा बड़ी होती है। ये पता है, क्योंकि ध्रुवीय त्रिज्या जो होती है, ध्रुवीय त्रिज्या जो होती है वो 6357 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा होती है जो त्रिज्या होती है वो 6378 किलोमीटर। अब ध्यान सुन, अब दिमाग लगाना है। अब हमने दिमाग लगाना है। देखो क्या जी और जी में हम संबंध बनाए थे, जी बराबर था जी कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर, ये आर त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या है या बीच की दूरी जो होती थी। अब अगर यहाँ से देखो, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और यदि त्रिज्या कम होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान रखना ये बातें, जो त्रिज्या बढ़ेगी तो जी कम हो जाएगा, और अगर त्रिज्या कम होगी तो जी बढ़ जाएगा। और मैं यहां लिखता हूं, यदि त्रिज्या ज्यादा होगी तो जी कम होगा, और जी कम होगा तो भार जो है डब्ल्यू जो है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है mg, अगर ये वाला कम हो जाएगा तो ये वाला भी कम हो जाएगा, तो भार भी क्या मिलेगा, तो भार भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। याद रखना, परमाणु वाले नोट्स अभी आपको मिले नहीं है, आज ही डलवा, आज ही अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे मैंने तो दे दी थी, उनको हो सकता है आपको ना मिले हो अभी तक, तो मैं आज के बीच में छुट्टी आ गई थी तो मैं करवा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही करवा दूंगा, आज ही अपलोड करवा देता हूं, सबसे बोल के आज ही अपलोड करवा देता हूं। इधर ध्यान दीजिए, त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा और भार भी कम होगा, और त्रिज्या का मान यदि कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है। अब आओ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इधर ध्यान दो आप लोग थोड़ा सा, आप इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा पर बात करें अगर हम, तो भूमध्य रेखा पर आर का मान ज्यादा होगा, किससे, ध्रुव की तुलना में आर ज्यादा होगी। भूमध्य रेखा पर आर ज्यादा होगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और जी का मान कम हो जाएगा तो भार भी कम महसूस होगा। अच्छा, ध्रुव पर अगर बात करें, भूमध्य रेखा की तुलना करो ध्रुव के साथ, ध्रुव पर बात करें तो आर का मान कम होगा, आर का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी तो बढ़ेगा। भाई ध्यान से बोलना, ये कंसेप्ट बहुत शानदार वाला है। अगर मैं भूमध्य रेखा और ध्रुव की तुलना करना चाहूं, पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में भिन्नता की बात अगर हम करें, तो हमें पता है कि पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती है, और चपटी होने की वजह से जो ध्रुवीय त्रिज्या होती है वो कम होती है, भूमध्य रेखा की जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है। अगर भूमध्य रेखा की त्रिज्या का मान ज्यादा, ये त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, ध्यान रखना, जब ये मान ज्यादा होगा, त्रिज्या ज्यादा होगी भूमध्य रेखा पर, त्रिज्या ज्यादा होने की वजह से जी का मान कम हो जाएगा, और जी का मान कम हो जाएगा तो भार कम होगा। और ध्रुव की अगर हम बात करें तो वहां पर त्रिज्या का मान कम होता है भूमध्य रेखा की तुलना में, तो जी का मान बढ़ेगा और भार बढ़ जाएगा। अब सुन लेना आराम से बातों को, यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएगा तो उसका भार बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। अगर इस प्रकार के ऑप्शन हो तो ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल तो बताइएगा मुझे कहानी, जो लोग लाइव बैठे हैं, अगर आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आपका भार बढ़ा हुआ मिलेगा कि घटा हुआ मिलेगा कि उतना ही रहेगा। मैं भार की बात कर रहा हूं, बताइएगा कमेंट करके, मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे। बढ़ेगा बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, भी कम होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर भार कम होगा, बढ़ेगा। राज कह रहा है, पार्वती कह रही है कम होगा, शिल्पा कह रही है बढ़ेगा, अर्जुन कह रहे हैं बढ़ेगा, बिल्कुल सुबोध भी कहेगा बढ़ेगा। तो जो लोग कम कह रहे हैं वो दोबारा सुन लो आराम से। भाई जहां त्रिज्या का मान ज्यादा होगा वहां जी का मान कम, क्योंकि देखो एक दूसरे के अपोजिट है, और अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। इधर तो कोई भी चीज पता नहीं, अगर बढ़ती है तो वाली चीज कम होती है, याद रखना, और ये वाली चीज कम होती है तो ये चीज बढ़ जाती है। अगर इन दोनों की तुलना करें भूमध्य, क्योंकि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, किस किलोमीटर ज्यादा होती है, और जब त्रिज्या का मान ज्यादा है भूमध्य रेखा पर तो जी का मान कम हो जाएगा और भार भी कम होगा। दोनों पर त्रिज्या का मान भूमध्य रेखा की तुलना में क्या है, कम है, तो वहां जी का मान ज्यादा मिलेगा भूमध्य रेखा की तुलना में, और इस वजह से वहां पर ध्यान से सुन लेना तुम लोग कि वहां भार भी ज्यादा मिलेगा। तो कोई व्यक्ति यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएगा तो वहां उसका भार बढ़ा हुआ मिलेगा, याद रखना, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार सुनिए तुम लोग बातों को, एक कबूतर ध्रुव से उड़कर भूमध्य रेखा पर आता है, प्रश्न को सुनना पड़ेगा मुझे, प्रश्न को सुनकर उत्तर दीजिएगा। एक कबूतर है, याद रखिएगा, एक कबूतर भूमध्य रेखा की तरफ आता है, ध्रुव से उड़कर भूमध्य रेखा की तरफ आता है, तो उसका भार बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बताइएगा मुझे, ध्रुव से उड़कर भूमध्य रेखा की तरफ आएगा तो बताना मुझे कि भार बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। कम होगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा, कम होगा, पार्वती कह रही है कि कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा, बिल्कुल कम होगा, कम होगा भाई, राज भी कह रहे कम होगा, शिल्पा कम होगा, पुष्पा भी कह रही कम होगा, अर्जुन कम होगा, बहुत बढ़िया, कम होगा, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जब आएंगे तो वो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान बढ़ने की वजह से जी का मान कम होने से भार भी कम हो जाएगा, तो बिल्कुल कम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा। एक प्रश्न यहां से और आता है, एक पतंग जो है वो ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर ज्यादा उड़ती है, क्यों? एक पतंग जो है वो ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर ज्यादा उड़ती है, क्यों? तो इसका भी सीधा सा कारण होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जब भार कम होगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है पृथ्वी जिस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अगर वो कम है तो वस्तु ज्यादा उड़ेगी। यही कारण होता है कि भूमध्य रेखा पर पतंग ज्यादा उड़ती है। एक बात यहां से और सुनो, जितने भी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, याद रखना, रॉकेट छोड़े जाते हैं, रॉकेट जो होता है वो उपग्रहों को लेकर जाता है, और जितने भी रॉकेट छोड़े जाते हैं, उपग्रह ले जाते हैं, वो भूमध्य रेखा से छोड़े जाते हैं। जैसे हमारा हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा है, वो हरिकोटा जो है वो तुम्हारा भूमध्य रेखा के आसपास है। और जितने भी देश हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, उन्होंने अपने जितने भी उन देशों ने जितने भी अपने जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लगा के वो सब भूमध्य रेखा। तो प्रश्न आता है कि रॉकेट या उपग्रहों को भूमध्य रेखा के आसपास से क्यों प्रक्षेपित किया जाता है, ध्रुवों से क्यों नहीं? तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम लगेगा, मतलब भार कम लगेगा, और भार कम लगेगा तो ईंधन की ज्यादा खपत नहीं होगी, इस वजह से वो ज्यादा उसको थ्रस्ट मिल जाएगा और इस वजह से वो ज्यादा उड़ेगा, याद रखना। इसी वजह से वहां से भूमध्य रेखा को प्रक्षेपित किया जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर भार कम महसूस होगा ध्रुवों की अपेक्षा। इसी वजह से जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उन सभी को भूमध्य रेखा के आसपास से थोड़ा ज्यादा प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये कंसेप्ट मुझे पता है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा।
तो मैं फिर भी थोड़ा सा लिखवा देता हूं इस तरीके से इसको। तो अगर मैं बात करूं ध्रुवों की अपेक्षा, अगर मैं बात करूं ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, तो मैं यहां लिखवा देता हूं तुम लोगों को साथ में ये बातें भी। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भूमध्य रेखीय ये चपटी होती है, हमें पता है कि पृथ्वी की गोल ना होकर चपटी होती है, जिससे 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 मैं एक बार चित्र तुम्हारा मिटा देता हूं, यहां पे लिखवा देता हूं क्योंकि नोट्स जरूरी है तुम्हारे लिए, याद रखिएगा। जिससे भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय त्रिज्या त्रिज्या का मान भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान त्रिज्या का मान भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक होता है, जिससे भूमध्य रेखीय त्रिज्या का मान ध्रुवीय त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक होता है। अतः भूमध्य रेखा पर जी का मान कम, जिससे भार कम महसूस होता है, भार कम होता है, जिससे भार कम महसूस होता है। जबकि ध्रुवीय त्रिज्या अधिक होने के कारण, ध्रुवीय त्रिज्या कम होने के कारण, ध्रुवीय त्रिज्या कम होने के कारण जी का मान अधिक होता है, जिससे भार अधिक होगा, अधिक महसूस होगा। यही कारण होता है कि एक पतंग, पहला बिंदु लिख रहा हूं, एक पतंग ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक उड़ती है। एक पतंग ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक उड़ती है, एक पतंग ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक उड़ती है, याद रखना। एक कबूतर ध्रुवों से उड़कर, या मैं कहूं एक कबूतर भूमध्य रेखा से उड़कर, एक कबूतर भूमध्य रेखा से उड़कर ध्रुवों पर जाता है तो उसका भार बढ़ता है। इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। सर अगर वस्तु भार अधिक हो तो ध्रुवों पर मान कितना होगा, अगर वस्तु का भार अधिक हो तो ध्रुवों पर मान कितना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगर वस्तु में भार अधिक है तो ध्रुवों पर भी तो भार बढ़ेगा ना, कहां अधिक होगा? अगर सतह पर है भार और ध्रुवों पर जाता है तो ध्रुवों पर उसका भार और बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान तो सबसे ज्यादा मिलेगा, याद रखना। तो आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। सर अगर वस्तु का भार अधिक है ध्रुवों पर मान कितना होगा, क्या मान होगा, कितना मान होगा? अगर वस्तु का भार अधिक है, ठीक है, भार अधिक है तो ध्रुवों पर उसका भार तो अधिक होगा। भार अगर वस्तु कहीं भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जा रही है तो उसका भार ज्यादा महसूस होगा। वहां पर पूरा प्रश्न आप बताओ मुझे, क्या सही तरीके से बताइए, प्रश्न क्या रहेगा, सही तरीके से बताइए, प्रश्न क्या रहेगा। तो एक कबूतर भूमध्य रेखा से उड़कर ध्रुव पर जाता है तो उसका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा या बढ़ता है, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, याद रख लेना। आगे बढ़, तो हमने चार बातें पढ़ ली। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी के मान में भिन्नता क्या रहेगी, नीचे आने पर क्या रहेगी, और इसके बाद हमने केंद्र पर बातें कर ली, इसके बाद हमने पृथ्वी की आकृति के कारण बातें कर ली है, और अब हम पृथ्वी के घूर्णन चाल के प्रभाव पर बात कर रहे हैं। पृथ्वी के घूर्णन चाल के कारण अगली बात हम कर रहे हैं, पृथ्वी के घूर्णन चाल के कारण जी के मान में भिन्नता। अब जो पृथ्वी घूम रही है उसके आधार पर पृथ्वी की घूर्णन जो चाल है उसके कारण जी के मान में क्या भिन्नता रहेगी। तो ये पांचवी घटना तुम्हारा पढ़ा हूं मैं यहाँ। इससे पहले हम चार घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं, याद रखिएगा। हम चार घटनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। पांचवी जो घटना तुम्हारी है ये है कि पृथ्वी की घूर्णन चाल। तो जो पृथ्वी की घूर्णन चाल है इसका चाहे वो तेज घूमना शुरू कर दे या धीरे घूमना शुरू कर दे, याद रखिएगा आपका ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं, पृथ्वी की घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से चल रही है, इसे तेज चलना शुरू कर दे या इससे धीरे चलना शुरू कर दे, तो याद रखना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम 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 सभी को राम राम। तो घूर्णन चाल का तो मैं यहां लिख देता हूं, पृथ्वी की घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे पृथ्वी वर्तमान स्पीड जो पृथ्वी घूम रही है अपनी स्पीड से दुगुना तिगुना चार गुना घूमना शुरू कर दे या उसका स्लो घूमना शुरू कर दे, ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न आ जाए, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान जो चाल है उस चाल से दुगुना घूमना शुरू कर देती है तो ध्रुवों पर वस्तु का भार बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा। तो याद रखना उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पृथ्वी की घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्रुवों पर जो वस्तु का भार होगा वही महसूस होगा, इसके अलावा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करेंगे भूमध्य रेखा पर। ध्यान से सुनना, बात करेंगे भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो घूर्णन चाल होती है, पृथ्वी की जो घूर्णन चाल होती है वो वेक्टर अनुपाती होती है गुरुत्वीय त्वरण के, याद रखना। जो घूर्णन चाल है वो वेक्टर अनुपाती होती है, याद रखिएगा। वेक्टर अनुपाती होती है गुरुत्वीय त्वरण के जो विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा पर जो होता है। तो 1 भूमध्य रेखीय गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, ये भूमध्य रेखीय जी लिख देता हूं सीधा मैं, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, भूमध्य रेखीय जी पर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान सुन लेना बात। अब बस इस सूत्र के आधार पर देखना है हमें। पृथ्वी की घूर्णन चाल जो है वो वेक्टर अनुपाती होती है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय जी पर। अब देखना, अगर घूर्णन चाल बढ़ेगी, अगर ये बढ़ जाती है, घूर्णन चाल यदि बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाएगा।
अगले पेज पे लेकर आराम से करवाते तुम्हें, क्योंकि तुम लोग फर्स्ट ग्रेड वाले लोग हो, तुम्हें आराम से करवाना पड़ता है। देखना इधर, यदि चाल घूर्णन चाल जो है, घूर्णन चाल जो है वो यदि बढ़ती है, यानी वर्तमान पृथ्वी जो घूम रही है उससे तेज घूमना शुरू कर रही है, वो बढ़ती है, तो जी का मान कम हो जाएगा, और जी का मान कम हो गया तो भार डब्ल्यू बराबर कम महसूस होगा, भार कम हो जाएगा, तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जी अगर कम होगा तो भार भी कम होगा। यदि घूर्णन चाल जो है, घूर्णन चाल जो है अगर वो कम हो जाए, कम हो जाए, तो जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। यदि पृथ्वी अपनी जो वर्तमान चाल है इससे और धीरे घूमना शुरू कर दे, और धीरे चलना शुरू कर दे, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन चाल यदि वर्तमान चाल से कम होगी तो जी का मान कम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट है, और जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। तीसरी बात यहां है, तो मैं यहां लिख देता हूं, बातों को ध्यान सुनना। यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल बढ़ जाती है, या वर्तमान, यदि पृथ्वी, सीधा सा बात है, याद रखिएगा, यदि जो पृथ्वी है वो अपनी वर्तमान चाल से तेज घूमना शुरू कर दे, तेज घूमना शुरू कर दे, तो जी का मान कम हो जाएगा और जिस वजह से भार कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगली बात, यदि घूर्णन चाल कम हो जाए, पृथ्वी वर्तमान चाल से घूमना कम कर दे, तो जी का मान बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ जाएगा, बस बात खत्म। अगला, इसी के अंदर एक बात और रखिए, वर्तमान चाल से, वर्तमान जो चाल है, घूर्णन चाल, जो वर्तमान घूर्णन चाल है उससे 17 गुना तेजी से घूमना शुरू करे, 17 गुना तेजी से घूमना शुरू करे, तेजी से घूमना शुरू करे, तो जी का मान 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो डब्ल्यू का मान 0 हो जाएगा, और भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, और भारहीनता की स्थिति आ जाएगी तो सारी की सारी जो वस्तुएं होती है, सारी की सारी जो वस्तुएं होती है वो पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, याद रखना, क्योंकि अभी जो हम बने हुए हैं वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की वजह से यहां बने हुए हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के अपने वर्तमान चाल से 17 गुना तेजी से घूमना शुरू कर दे, 17 गुना तेजी से घूमना शुरू कर देती है, तो भूमध्य रेखा पर, तो याद रखना, भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा, और जी का मान 0 हो गया तो भार 0 हो जाएगा, और भार 0 हो जाएगा तो भारहीनता से हम पृथ्वी की सतह पर ना रहकर वायु में उड़ना शुरू कर देंगे, याद रख लेना। ये तब होगा जब पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से 17 गुना तेजी से घूमना शुरू कर दे। लेकिन याद रख लेना तुम लोग ये बात, ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे पृथ्वी 17 गुना तेजी से घूमे, अगर ध्रुवों पर जो वस्तु होगी उनके भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल प्रभाव पड़ेगा भूमध्य रेखा के आसपास वाले लोगों पर या वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा, ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो पृथ्वी के घूर्णन चाल के कारण जी के मान में भिन्नता की हम बात करें, तो पृथ्वी घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पृथ्वी चाहे अपनी सामान्य स्पीड से कम घूमना शुरू कर दे, तेज घूमना शुरू कर दे, 17 गुना तेज कर दे, तो ध्रुवों के ऊपर वस्तुओं के भारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी का मान, जो ध्रुवों पर जी का मान होता है वो घूर्णन चाल पर निर्भर ही नहीं करता है। लेकिन भूमध्य रेखा की अगर बात करें, तो भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी घूर्णन चाल जो वेक्टर अनुपात होती है 1 बटा भूमध्य रेखीय जी पर, तो अगर अगर घूर्णन चाल, अगर यहां से तीन बातें निकल रही, ध्यान सुनना, घूर्णन चाल बढ़ जाती है, पृथ्वी घूर्णन चाल बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाए, जैसे भार कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल कम हो जाए, वर्तमान की चाल कम हो जाए, तो जी का मान बढ़ जाएगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। और तीसरी बात है कि वर्तमान से 17 गुना तेजी से घूमना शुरू कर देती है, तो जी का मान 0 हो जाएगा और भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीनों बातों को मैं लिख देता हूं सही तरीके से, क्योंकि लिखना जरूरी हो गया है। यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल वर्तमान चाल से अधिक हो जाए, वर्तमान चाल से अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तो जी का मान बढ़ जाएगा, जिससे भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का भार भी बढ़ जाएगा, पर वस्तुओं का भार बढ़ जाएगा, वस्तुओं का भार बढ़ जाएगा, याद याद। तो पहली बात ये लिख दी है। दूसरी, यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल वर्तमान चाल से कम हो जाए, वर्तमान चाल से कम हो जाए, तो वर्तमान चाल से कम हो जाए तो जी का मान, वर्तमान चाल से कम हो जाए, पहली बात हमने लिखी है, वर्तमान चाल से अधिक हो जाए जी का मान, ये अच्छा अधिक हो जाए जी का मान भी कम हो जाएगा, वर्तमान चाल से अधिक हो जाए जी का मान कम हो जाएगा, वर्तमान चाल से अधिक होगी, चाल चाल से अधिक होने से जी का मान कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का भार कम हो जाएगा, भाई भार कम हो जाएगा, ये लिखना है इधर, कम हो जाएगा। अच्छा, यदि पृथ्वी घूर्णन चाल वर्तमान चाल से कम हो जाए तो जी का मान बढ़ जाता है, और जी का मान बढ़ जाएगा तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भार, वस्तुओं का भार, वस्तुओं का भार बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, यदि पृथ्वी वर्तमान चाल से, वर्तमान चाल की 17 गुना तेज, 17 गुना अधिक तेजी से घूमना शुरू कर दे, अधिक तेजी से घूमना शुरू कर दे, तो भूमध्य रेखा पर, रेखा पर जी का मान शून्य हो जाता है, जी का मान शून्य हो जाता है, जी का मान शून्य हो जाएगा, याद रखना, जी का मान शून्य हो जाएगा, जिससे भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये तीन बातें आपको पृथ्वी की घूर्णन चाल के लिए याद रख लेनी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पृथ्वी की घूर्णन चाल से जी के मान में भिन्नता समझ में आया होगा। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम, नीचे जाएंगे तो जी का मान कम, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। इसके बाद में पृथ्वी की आकृति की जी के मान में भिन्नता पड़ी, ध्रुवों पर त्रिज्या का मान अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, ये साधारण हमने बातें की। और अब हमने बातें की पृथ्वी की घूर्णन चाल के लिए। तो याद रखना, पृथ्वी की घूर्णन चाल का ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पृथ्वी तेज घूमना शुरू कर दे, पृथ्वी यदि आप लोगों की पृथ्वी जो है वो कम घूमना शुरू कर दे, उसकी चाल कम हो जाए, उसकी चाल तेज हो जाए, तो ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल प्रभाव पड़ेगा विषुवत रेखा पर, क्योंकि ध्रुवों पर जो घूर्णन चाल होती है उस पर जी का मान निर्भर करता ही नहीं है। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब इसके बाद तो ये कहानी हमने पढ़ी जी के लिए, स्मॉल जी जो तुम्हारा है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब हम बातें करते हैं लिफ्ट में भार की। ध्यान से सुनना, लिफ्ट में वस्तु का भार,
में वस्तु का भार। जब लिफ्ट ऊपर जाए, जब लिफ्ट नीचे आए, क्या होगा? दूरी टूट जाए, एक समान त्वरण से असमान त्वरण से चले तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, लिफ्ट में वस्तु का भार की बात करेंगे तो जो लिफ्ट में वस्तु का भार, ये हम पढ़ रहे हैं, तो याद रखना जो वस्तु का भार होता है, वस्तु का भार वो होता है W बराबर mg। W बराबर होता है, याद रखिएगा, mg। और लिफ्ट में अगर हम भार की बात करेंगे, लिफ्ट में भार, तो याद रखना W बराबर m g प्लस माइनस a। इस सूत्र को आपने याद रखना है, इस सूत्र को आपने याद रखना है। यदि लिफ्ट में किसी वस्तु का भार निकालना है तो आपको क्या करना है? लिफ्ट में अगर हम भार की बात करें तो W बराबर m, mg वस्तु का भार है और a जो है ये लिफ्ट का त्वरण होता है। ये लिफ्ट का त्वरण, त्वरण मतलब लिफ्ट के वेग में परिवर्तन होना, और वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण पैदा होगा। याद रखना, वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण पैदा होगा। तो ये लिफ्ट का त्वरण है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है या नीचे आती है, ध्यान सुनना इस बात को, ये तो वस्तु का भार होगा W बराबर mg। तो लिफ्ट में भार क्या होगा? लिफ्ट में भार क्या होगा? W बराबर mg तो है, साथ में लिफ्ट का त्वरण भी तो लगेगा भाई। तो सूत्र आपने ये सूत्र याद रखना है, W बराबर mg प्लस माइनस a। ये यहां लिफ्ट का त्वरण है। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो a को प्लस लेना है, और जब लिफ्ट नीचे जाती है तो a को माइनस लेना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, सारी कंडीशन यहीं से क्लियर हो जाएगी। a है लिफ्ट का त्वरण, और त्वरण तब होता है जब वेग में परिवर्तन हो। जब वेग में परिवर्तन हो तब त्वरण पैदा होगा, याद रखें। तो लिफ्ट में वस्तु का भार क्या है? वस्तु का भार W बराबर mg होता है, और लिफ्ट में भार हो जाएगा W बराबर mg प्लस माइनस a। a यहां पर जो है वो तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, याद रखिएगा। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है, तो कंडीशन लिखवा रहा हूं मैं, यदि लिफ्ट ऊपर जाती है, यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो जो a है वो धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो a को आपने धनात्मक रखना है, और यदि लिफ्ट जो है नीचे जाती है, नीचे आती है, याद रखना, लिफ्ट नीचे आती है तो a जो है वो ऋणात्मक लेना है। a जो है वो ऋणात्मक लेना है, बस इतना सा याद रख लेना है। लिफ्ट में यदि किसी वस्तु का भार ज्ञात करना है तो जो वस्तु का भार होता है वो तो होता है W बराबर mg। तो लिफ्ट में भार क्या हो जाएगा? W बराबर mg प्लस माइनस a। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो a धनात्मक होगा, और यदि लिफ्ट नीचे आ रही है तो a ऋणात्मक लेना है, याद रखना। अब मैं यहां विभिन्न स्थितियों की चर्चा करूंगा, तो अब विभिन्न स्थितियां पढ़ा रहा हूं, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां पढ़ा रहे, ध्यान से सुनना। यदि पहली स्थिति लिख रहा हूं, यदि यदि जो लिफ्ट है, यदि लिफ्ट एक समान वेग से, यदि लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान वेग, एक समान वेग, ध्यान सुनना, एक समान वेग की बात हो रही है, इसका मतलब यहां त्वरण तो पैदा ही नहीं होगा। त्वरण कब पैदा होगा? जब वेग में परिवर्तन हो। और यहां तो कह रहा है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब हो जाएगा a बराबर 0। या तो त्वरण पैदा ही नहीं हो रहा भाई, तो a बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर 0 हो जाएगा। जब a बराबर 0 हो जाएगा तो W बराबर mg तो बचेगा, ये 0 वैल्यू हो जाएगी W बराबर mg। तो जो वस्तु का भार तो वही तो महसूस होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए, एक समान वेग है, इसका मतलब वहां त्वरण पैदा ही नहीं हो रहा है, और जब त्वरण ही पैदा नहीं हो रहा तो त्वरण ये 0 हो जाएगा, तो W बराबर क्या बचेगा? mg। और यही तो वस्तु का भार होता है। तो जो वस्तु का भार है वही महसूस होगा। ध्यान रखना, यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए, नीचे आए, तो वस्तु के भार में, तो वस्तु के भार में, के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? तो आपको पता लग गया होगा कि त्वरण कब होता है? जब वेग में परिवर्तन हो, और यहां तो कोई वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, एक समान वेग है, और जब एक समान वेग हो तो त्वरण 0, और जब ये त्वरण 0 तो ये वैल्यू इस वैल्यू में, ये वाला 0 हो जाएगा, W बराबर mg, और W बराबर mg तो वस्तु का भार है, तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा प्रश्न आता है, यदि लिफ्ट जो है वो एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो वस्तु का भार बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या उतना ही महसूस होगा, उतना ही महसूस नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, जितना वस्तु का भार उतना ही होगा। यदि वस्तु एक समान वेग से, चाहे वो ऊपर जा रही है, चाहे वो एक समान वेग से नीचे आ रही है। तो पहली कंडीशन हमने दो बातें कर ली, एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर भी जाए, एक समान वेग से लिफ्ट नीचे भी है, समान वेग है, इसका मतलब वहां पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण पैदा ही नहीं होगा। जो त्वरण ही नहीं होगा तो जो वस्तु का भार है वही रहता है। तो ये पहली कंडीशन हमने पढ़ी है। दूसरी कंडीशन, यदि लिफ्ट, यदि लिफ्ट एक समान या समान, एक समान या असमान भी हो, भाई त्वरण तो पैदा है ना, एक समान हो या असमान त्वरण, एक ही बात याद रखना, त्वरण तो पैदा हो, वेग में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो एक समान त्वरण है, चाहे वो असमान त्वरण है। यदि लिफ्ट एक समान या असमान त्वरण से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, तो वस्तु का भार, तो वस्तु का भार, अब देखो भाई इस सूत्र में बस एक सूत्र आपको याद करना, इसमें सारी कहानी आ गई है। अब जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक धनात्मक लेना है। जब ये धनात्मक लेना है तो अब क्या हो जाएगा? देखो भाई, अगर मैं धनात्मक लूं तो W बराबर mg प्लस a, मतलब इसमें तुम्हारा पहले वस्तु का भार तो था, इसमें त्वरण जुड़ गया, किसका? इसमें त्वरण जुड़ गया है तुम्हारा लिफ्ट का। तो जुड़ गई ये चीज, ऊपर जाते तो एक धनात्मक जुड़ जाती है, तो पहले जो भार था उसमें कोई त्वरण जुड़ गया है, इसका मतलब भार क्या हो जाएगा? वस्तु का भार तो ये रहा W बराबर mg, तो लिफ्ट में जो भार होगा वो क्या आ जाएगा? W बराबर mg प्लस a, ये वैल्यू और ऐड हो जाएगी, इसका मतलब है कि वस्तु का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, याद रखना। तो जब वस्तु, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है या असमान त्वरण से ऊपर जा रही है तो इसका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, याद रखना। तो ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो वस्तु का भार W बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस में a हो जाएगा, तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा, याद रखिएगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो वस्तु का भार जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। चलिए, तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, याद रखिएगा, W बराबर mg प्लस a, बढ़ा हुआ महसूस होगा। चलिए भी तीसरी कंडीशन, यदि लिफ्ट एक समान या असमान,
त्वरण से नीचे जाती है, अब लिफ्ट नीचे जा रही है, याद रखना त्वरण तो है ना, त्वरण है, याद रखना, समान है, चल समान है, नीचे जाती है तो वस्तु का भार, तो वस्तु का भार अब क्या हो जाएगा, W बराबर नीचे आ रही है तो m g माइनस a करना पड़ेगा भाई, जो mg था W बराबर mg था उसमें से माइनस है, ये माइनस वाला एक घटाना पड़ेगा, इस वजह से जो W की वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि तो वस्तु का भार कम महसूस होगा, ये कम हो जाएगा, कम महसूस होगा, याद रखना, तो हल्का महसूस होगी वस्तु, याद रखना। तो ये तीन कंडीशन हमने पढ़ी है, यदि वस्तु एक समान यदि कोई वस्तु एक समान वेग की बात करे, एक समान की बात करे, तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि एक समान या असमान त्वरण से ऊपर जाए तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, अगर नीचे आए तो घटा हुआ महसूस होगा, तो कम महसूस होगा या घटा हुआ महसूस होगा, याद रखना, तो वस्तु का भार घटा हुआ या कम महसूस होगा, घटा हुआ महसूस होगा। तो ये तीन कंडीशन हो गई है। चौथी कंडीशन याद रखिएगा, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, तो ध्यान सुनना, अब लिफ्ट की डोरी टूट गई है और डोरी टूटने के बाद लिफ्ट कहां आएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे, तो सीधी सी बात, अगर डोरी टूट गई है तो लिफ्ट जो है वो हमेशा नीचे आएगी, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो याद रखना व्यक्ति को जो भार होगा वो, अब बात को सुन ले आराम से, तो यहां पर ए जो है वो उसके बराबर जी हो जाएगा, क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में गिरने लग गई है, तो यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक, तो वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, स्वतंत्रतापूर्वक, वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरेगी, सीधी सी बात है, तो ध्यान सुन लेना, तो वस्तु यदि लिफ्ट टूट जाती है तो वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, अब देखा नीचे गिरती है, तो अब वो गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में नीचे गिर रही है, गिरती है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी, ए बराबर जी हो जाएगा, ए बराबर जब जी हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यदि ए बराबर जी हो जाता है, भाई यहां ए बराबर जी हो गया, तो W बराबर m, जी नीचे गिर रही है तो माइनस, नीचे गिर रही है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में आ जाएगा जी, क्योंकि ए जो है अब वो खुद का त्वरण नहीं, अब पट्टी से खींची जा रही है तुम्हारी जो लिफ्ट होती है, इसलिए जो त्वरण होता है लिफ्ट का वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, तो ए बराबर जी हो जाएगा या ए बराबर जी हो जाएगा, तो जी माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, W बराबर क्या हो जाएगा जीरो, और जब W बराबर जीरो होता है उसी स्थिति को हम कहते हैं भारहीनता। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है, इसका कारण होता है क्योंकि लिफ्ट का जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखना, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, जिससे ए बराबर जी, जिससे यानी ए बराबर जी आया, जिससे ए बराबर जी, तो W बराबर जीरो, यानी W बराबर जीरो हो जाएगा, तो भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, स्थिति पैदा हो जाएगी। तो याद रखना ये बात, बस ये चार कंडीशन आपको लिफ्ट के लिए याद रखनी है, बस इसमें तुम लोगों को ये बात याद रखनी है, बस ये जो चार बातें मैंने यहां लिखी ये बात आपको आनी चाहिए, बाकी सारी बातें आप आराम से कर सकते हो। वस्तु का जो भार होता है लिफ्ट में वस्तु का भार W बराबर mg, पूरी लिफ्ट में भार क्या मिलेगा, W बराबर mg प्लस माइनस a, यहां लिफ्ट का त्वरण होता है, लिफ्ट का त्वरण होता है, जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से अगर ऊपर या नीचे जा रही है, समान वेग उसका त्वरण पैदा नहीं हुआ, और जब कोई त्वरण पैदा नहीं होता है भाई, अगर त्वरण पैदा नहीं है तो W बराबर mg होगा, वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वस्तु उसी प्रकार की रहेगी, एक समान त्वरण से ऊपर जाए तो प्लस करना है और नीचे आए तो माइनस करना है, तो प्लस करोगे तो भार बढ़ा हुआ महसूस होगा और माइनस करोगे तो भार घटा हुआ महसूस होगा, तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा और नीचे आती है तो घटा हुआ महसूस होगा, और यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है, जैसे ए बराबर जी हो जाता है, और ए बराबर जी हो जाएगा तो W बराबर जीरो, यानी भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी भारहीनता हो जाएगा, वहां पर याद रखना, तो वस्तु को अपना भार महसूस ही नहीं होगा। तो ये कहानी थी लिफ्ट की, लिफ्ट में जी के मान की कहानी थी, तो हमने जी के मान में विस्तृत चर्चा कर लिया गुरुत्वीय त्वरण पर। अब हम बातें करेंगे तुम्हारे थोड़े से कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं और प्लायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है, और एक छोटा सा तस्वीर क्लास में टॉपिक देखा तुम्हारा केपलर के नियम, ग्रहों के लिए जो ग्रह चारों चक्कर लगा केपलर के नियम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में दे रखा है तो वो हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो, तो थोड़ा सा केपलर के नियम पे हम चर्चा कर लेंगे, और ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होने के बाद घर्षण बल रह जाएगा, छोटे मोटे बल रह जाएंगे, हल्के हल्के संपर्क बल रह जाएंगे, तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा याद रखिएगा। तो 2 घंटे के बाद और इसके बाद ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।